नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज देश के गरीब लोगों का रिजर्वेशन पक्का हो गया। सवर्ण बिरादरी से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मोहर लगा दी। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में वैश्य और गुजरात के पाटीदार समाज को इस फैसले का लाभ मिलेगा। देश में बहुत से लोग हैं जो आरक्षण के नाम पर झगड़ा कराना चाहते थे। आज वो झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह इत्तेफाक है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पिछड़े समाज से आते हैं। दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक काटे बिना मोदी ने सवर्ण समाज के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही करार दिया। अब 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां इसका क्या असर पड़ेगा? क्या गुजरात के पाटीदार और हिमाचल के राजपूत और ब्राह्मण वोटर पहले से भी ज्यादा तेजी से मोदी की पार्टी की तरफ आएंगे? आज के फैसले के राजनीतिक मायने क्या हैं? हेडलाइन से आगे की बात क्या है? समझते हैं इस रिपोर्ट से। નિરંતર સેવા આ એટલી સેવા એ કરવા માટેનું જે મારું પ્રાણ છે ને એ પણ મજબૂત થાય। मैं दोबारा यहाँ फिर से आऊंगा। गरीब सवर्ण को आरक्षण से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कितने वोट किधर शिफ्ट होंगे? हिमाचल में क्या राजपूत और ब्राह्मण वोट मोदी के फेवर में कंसोलिडेट होगा? क्या दलित और पिछड़ा वोट विरोधियों की तरफ जाएगा या मोदी के पीछे और मजबूती से लामबंद होगा? गुजरात में पाटीदार वोटर इस बार किस पार्टी की ओर मूव करेंगे और पिछड़ा वोट किधर जाएगा? विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है। 130 आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 30 सेकंड में समझते हैं कि हुआ क्या। प्यार है कि मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के फैसले को सही ठहराया। गरीब सवर्णों को आरक्षण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने मोदी के फैसले पर मुहर लगा दी। हिमाचल के गरीब ब्राह्मण, राजपूत और गुजरात के पाटीदारों को भी कोटे का फायदा मिलेगा। मुंबई से लेकर जम्मू तक हो रहा यह सेलिब्रेशन नरेंद्र मोदी के उस फैसले पर मुहर है जो प्रधानमंत्री ने 3.5 साल पहले लिया था। अगड़ा गरीब, पिछड़ा गरीब, दलित गरीब, आदिवासी गरीब और मुसलमान गरीब। यह नरेंद्र मोदी का 5G है। फर्स्ट जी यानी अगड़े गरीब पर कुछ लोगों को संशय था, जो सुप्रीम डिसीजन के बाद अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब गरीब वोट बंटेगा नहीं, पूरा का पूरा मोदी की झोली में ही गिरेगा। हिंदुस्तान में किसी भी जाति धर्म से बड़ा है गरीब वोट बैंक। गरीब चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा, मोदी पर उनका भरोसा पहले से और बढ़ेगा। असर हिमाचल प्रदेश में भी दिखेगा और गुजरात चुनाव के नतीजे भी इससे अफेक्टेड होंगे। हम आपको शिमला के पहाड़ों पर भी लेकर चलेंगे और अहमदाबाद के लोगों से भी बातचीत दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस इशू को बड़े कैनवास पर समझते हैं। भारत में जब मंडल कमीशन आया था तब पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन मिला। उससे पहले दलित और आदिवासियों को ही आरक्षण मिलता था। 1990 से 2019 तक भारत में पिछड़ों को 27%, दलितों को 22% और आदिवासियों को 7.5% आरक्षण मिलता रहा। कुल मिलाकर 49.5% का कोटा 29 साल तक चला। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी ने इतिहास बदलने वाला फैसला किया और पहली बार गरीब सवर्णों को भी 10% का आरक्षण दिया। मोदी ने 49.5% के कोटा में 10% का EWS कोटा ऐड कर दिया और इस तरह से रिजर्वेशन का कोटा 59.5% का हो गया। यहां बड़ा पॉलिटिकल रिस्क था जो नरेंद्र मोदी ने लिया। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, बल्कि उन युवा आकांक्षाओं को नया आयाम देने की कोशिश है, जिनको गरीबी की वजह से अवसर नहीं मिल पाते थे।
भाइयों और बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो आगे भी रहने वाला है। लेकिन अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात करते हुए सामान्य वर्ग के गरीब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भूतकाल में इसकी कोशिशें भी हुई थी, लेकिन इतिहास पर बहस में उलझने रहने के बजाय हमें आगे के समाधान तलाशना जरूरी था। और इसलिए पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी उनके हक को छेड़े बिना, छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री जब सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है पिछड़े का कुछ कटेगा नहीं, दलितों का कुछ घटेगा नहीं और अगड़े को भी सब कुछ मिलेगा। मोदी के इस फैसले से बीजेपी के वोट में 10% का एडिशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब 5 दिन बाद ही हिमाचल प्रदेश में वोट पड़ने वाले हैं। हिमाचल में जातियों का गणित देखें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से मोदी के फेवर में जाता दिखेगा। हिमाचल उन गिने चुने राज्यों में से है जहां सवर्ण वोट ही जीत की गारंटी है। यहां सबसे ज्यादा राजपूत वोटर हैं। हिमाचल में हर 3 में से 1 वोटर राजपूत है। हिमाचल में राजपूत 33%, ब्राह्मण 18%, दलित 27%, ओबीसी 14%, मुस्लिम 2% और अन्य 6% हैं। राजपूत और ब्राह्मण को ही जोड़कर देखें तो हिमाचल के 51% वोटर को गरीब सवर्ण आरक्षण का सीधा फायदा है। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि मोदी ने सवर्ण आरक्षण ऐसा बनाया है कि नुकसान में न दलित है न ओबीसी। हिमाचल प्रदेश के पिछले चुनाव यानी 2017 में राजपूत वोटर्स ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिए थे। 2017 में 49% राजपूत वोट बीजेपी को मिले थे। 36% राजपूत वोट कांग्रेस के खाते में गए थे और अन्य को 15% राजपूत वोट मिले थे। हिमाचल में चुनाव प्रचार करने उतरी बीजेपी के टॉप लीडरशिप को देख लीजिए। इनके साथ ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता को मिला दें तो कंप्लीट पिक्चर बनती है। मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अगड़ा और पिछड़ा दोनों को एक साथ ला दिया है। हिमाचल प्रदेश में 18% ब्राह्मण वोटर हैं। पिछले चुनावों में 56% ब्राह्मण वोट बीजेपी के खाते में गए थे। 35% ब्राह्मण वोट कांग्रेस को मिले थे और बाकी 9% ब्राह्मण वोट अन्य पार्टियों और इंडिपेंडेंट के खाते में गए थे। सवर्ण आरक्षण पर सुप्रीम डिसीजन के बाद ब्राह्मण बीजेपी के फेवर में पहले से भी ज्यादा कंसोलिडेट होंगे। हिमाचल प्रदेश के दलित वोटर्स की बात करें तो 17 के चुनाव में 47% दलित वोट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गए थे। बाकी 6% दलित वोट अन्य पार्टियों को मिले थे। हिमाचल में ओबीसी आबादी केवल 14% है, लेकिन उसकी पहली पसंद भी बीजेपी ही है। 17 के चुनाव में बीजेपी को ओबीसी के 48% वोट मिले थे और कांग्रेस को 43%, अन्य को 9% ओबीसी वोट मिले। मोदी के सियासी दुश्मन आज तक ये नहीं समझ पाए कि मोदी एक साथ सवर्ण, पिछड़ा और दलित को कैसे साध लेते हैं। जवाब बहुत सिंपल है, मोदी ने किसी से कुछ नहीं छीना, सबको कुछ न कुछ दिया ही है। सवर्ण को रिजर्वेशन दिया, ओबीसी को कमीशन दिया और दलित को सम्मान दिया। आज सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद और विधायक मोदी के पास हैं। सबसे ज्यादा दलित सांसद और विधायक मोदी की ही पार्टी में हैं। इसी तरह सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद और विधायक बीजेपी में हैं। दलित भाइयों के लिए सबसे ज्यादा मोदी ही खड़े होते हैं।
दलितों के वोट के वो ठेकेदार है, दलित समाज उनके कब्जे में है। पिछले 2 साल के हमारे कार्यकाल ने एक के बाद एक हमने जो कदम उठाए, उससे उनको लगा कि दलित समाज के पास भारतीय जनता पार्टी की सच्ची बातें अगर पहुंचेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार जो काम कर रही है, ये बातें अगर दलितों को गले उतर गई तो फिर आने वाले 50 साल तक इस पार्टी को कोई हटा नहीं पाएगा और हमारी ये तोड़ने वाली राजनीति बंद हो जाएगी। मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि मोदी किसी जातिवादी खांचे में फिट नहीं होते, किसी कास्ट इक्वेशन के चक्रव्यूह में नहीं फंसते। इसीलिए तो वोटर भी मोदी मोदी करते हैं। आप अपना नाम बताइए। सुनील कुमार सर। सुनील, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं पीएचडी का छात्र हूँ सर। अच्छा, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसे गरीब या जो गरीब तबका है वो मुख्य धारा में आएगा, लेकिन जो जातीय आधार पर आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे, आज आर्थिक आधार पर जो आरक्षण देश में दिया जा रहा है, इससे ये खाई निरंतर बढ़ती जाएगी सर। मंजीत सिंह। मंजीत जी, आप बताइए, आपका क्या मत है? सर, मत तो सही है। जो आपका अपना हमारा जो आरक्षण मिला है, जो रिजर्वेशन है, वो इकोनॉमिकल बेस पे मिला है, तो वो सही है। जो आर्थिक रूप से जो कमजोर स्वर्ण वर्ग है, उनके लिए ये आरक्षण का उन्होंने प्रावधान लाया था। आज उसको संविधान ने अपनी मंजूरी देके इसको संविधान का एक मतलब उसमें कोई हनन किसी का नहीं हो रहा है। एक आर्थिक रूप से जो कमजोर स्वर्ण वर्ग है उसको एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, तो एक तरह से बहुत अच्छा डिसीजन है। तो बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जिस फैसले पर मोहर लगाई उसको लेकर क्या मत है आपका? ये तो सही है, मिलना चाहिए आरक्षण, तो मिलना चाहिए। जो कोर्ट में था, आज डिसीजन हुआ, मैं बिकी लोक दिल से स्वागत करता हूँ। तो आपको लगता है इससे फायदा होगा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको, जब वोटर वोट करने के लिए जाएगा? मुझे लगा कुछ हद तक फायदा होगा इससे। सर, हो भी सकता है इस चीज़ का इफेक्ट तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे ओवर काफ़ी जनसंख्या ऐसी है जो इससे इफेक्ट पड़ेगा। उसका जो सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो उस गरीब तबके को मिलेगा, जिसका जो है हम सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जैसे आप एक प्रश्न जो है वो सभी से कर रहे हैं कि इससे पॉलिटिकली क्या फ़ायदा होगा, इस पे मेरा भी ये जवाब है कि पॉलिटिकली इसका फ़ायदा किसी पार्टी को हो या ना हो, लेकिन जिनको जो ये फ़ायदा होना है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है वो एक बहुत बड़े तबके को जो है इसका फ़ायदा होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां पारंपरिक रूप से बीजेपी को अगड़ों की पार्टी माना जाता था। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी बीजेपी को गुजरात में अगड़ों के 2/3 यानी करीब 67% वोट मिलते थे। मोदी ने उस बेस को और मजबूत किया, साथ में दूसरे कास्ट इक्वेशन को भी बीजेपी के फेवर में कर दिया। गुजरात में 27 साल लगातार बीजेपी शासन का यही राज है। गुजरात के 18 से 19% पाटीदार वोट का 40 सीटों पर प्रभाव है। पाटीदार गुजरात में जनरल कैटेगरी वाली जाति हैं। इन्हें पहली बार आरक्षण का लाभ मोदी ने ही दिया। कड़वा पटेल या लेवा पटेल दोनों जातियों की फर्स्ट चॉइस मोदी ही हैं। इंडिया टीवी मेटराइज के रीसेंट सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 58% कड़वा पटेल वोट मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 34% कड़वा पटेल वोट जा सकते हैं। आप और अन्य को 3% और 5% वोट मिल सकते हैं। 53% लेवा पटेल वोटर भी इसी तरह से बीजेपी के पीछे हैं और कांग्रेस को सिर्फ 37% लेवा पटेल वोट मिल सकते हैं। आप और अन्य पार्टियों के खाते में 5-5% लेवा पटेल वोट जा सकते हैं। पाटीदार के अलावा गुजरात की जितनी भी सवर्ण जातियां हैं, उनका रुझान भी मोदी के फेवर में है। इंडिया टीवी मेटराइज सर्वे के मुताबिक 48% सवर्ण वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। 41% सवर्ण वोट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। आपको 9% और अन्य को 2% सवर्ण वोट मिल सकते हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि गुजरात का यह ओपिनियन पोल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने से पहले हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात का मिजाज कितना बदला है, सवर्ण वोटर्स का रुझान कितना चेंज हुआ, यह हमारे रिपोर्टर्स ने सीधे वोटर्स से पूछा। उसमें क्या दिक्कत क्या है सर? वो सही बात है ना, उसको जरूरत है, उसको मिलना ही चाहिए ना। नहीं, ये तो बराबर है, ठीक है, क्योंकि सरकार का जो नियम लिया है वो सबको देख के लिया होगा।
क्योंकि उसके हिसाब से मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए सर। फैसला सही है, पर जो टैलेंटेड लोग हैं वो नहीं आते हैं, वो अनटैलेंटेड है वो आ जाते हैं। पर ये फैसला सही है, जो भी लिया है वो सही फैसला लिया है। उसमें टैलेंटेड लोगों को भी आना चाहिए। वो तो काफ़ी बढ़िया काम किया गवर्नमेंट ने, जो भी किया काफ़ी कुछ अच्छा किया और मिलना ही चाहिए कोई भी गरीब को ये, क्योंकि हर कोई बड़े आदमी को उसका जो मतलब से सब कुछ मिल रहा है तो गरीब को भी मिलना चाहिए, उसका अधिकार है मिलना, और गवर्नमेंट को उसको देना ही चाहिए जो भी मिले उसको। मोदी के विरोधी जब मर्जी उनको दलित आदिवासी विरोधी बता देते हैं, जब जी में आया उनको गरीब विरोधी बता देते हैं। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, इसलिए गरीबों और वंचितों का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है, और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है, पूरे देश को अगड़ा बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप अगड़े पिछड़े की बात कर रही हो, मेरी जाति को लेकर के प्रमाण पत्र बांट रहे हो, जो खेल मैंने कभी खेला नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है। हम इतने सामान्य समाज से आए हैं, लेकिन आप जाति पर हमें बोल रही हो। और देख लीजिए भाई, नमक कितना ही कम क्यों ना हो, बहुत छोटी जगह होती है, लेकिन खाने में जब नमक आ जाता है ना, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और नमक भले इतना ही क्यों ना हो, लेकिन जब खाने में नहीं होता है तो बढ़िया से बढ़िया खाना भी मन नहीं करता है। और ये मोदी तो वो तो ऐसी पिछड़ी अति पिछड़ी जाति का है, नमक का काम कर रहा है ताकि इस देश के हर गरीब का खाना स्वादिष्ट बने, इसलिए काम कर रहा है। कृपा करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जाति की राजनीति में मुझे मत घसीटिए। मैं मां भारती को 130 करोड़ लोग, ये मेरा परिवार है। हिमाचल हो या गुजरात, वोटर्स के लिए शुद्ध हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी है। जाति चाहे कोई भी हो, पहली पसंद मोदी ही है। विरोधी जाति पर जाते हैं तो मोदी ने उसका भी इक्वेशन सेट कर रखा है। विरोधी धर्म पर जाते हैं तो मोदी से बड़ा कोई धार्मिक नहीं। विरोधी वेलफेयर पर जाए तो मोदी केयर का उनके पास कोई तोड़ नहीं। और अगर वो राष्ट्रवाद पर जाए तो उस पिच पर मोदी सबसे मजबूत है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, तो आइए आपको इस वक्त की हम बिल्कुल ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। नई दिल्ली में गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री ने यहां माथा टेका। गुरु नानक देव जी की जयंती की पूर्व संध्या पर अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा के घर पर आयोजन रखा गया है। कल गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ खास अरदास भी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शीश नवाया गुरु के चरणों में। विशेष कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले। दिल्ली की तस्वीर है, माइनॉरिटी आयोग के चेयरमैन के घर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप देखिए कैसे उन्होंने माथा टेका। गुरु नानक देव जी की जयंती है कल, उससे पहले पूर्व संध्या पर आयोजित इस समारोह में, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और एक बार फिर आपको वो पूरे भक्ति भाव में नजर आए। दिल्ली की ये तस्वीरें, अभी हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने बार बार जिस बात को दोहराया है कि देश को जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है और सिख धर्म की इस पवित्र संध्या पर वो पहुंचे हैं शीश नवाने। आज काशी में भी एक अद्भुत दृश्य दिखा।
एक साथ 21 लाख दिए जलने लगे। अकेले घाटों पर 10 लाख दिए रोशन हो गए। अब ये किसका आइडिया है? हर दीप के प्रकाश में देवत्व की प्राण प्रतिष्ठा, ये कैसे विचार कैसे आया? ये मोदी का विचार है जिसे योगी ने विस्तार दिया। आज पूरी दुनिया के नक्शे पर वाराणसी चमकती दिख रही है। मोदी की काशी जगमगा रही है। त्योहार पहले भी आते थे, लेकिन मोदी और योगी ने हिंदू मान्यताओं को जो ऊंचाई दी है, उसका एक प्रमाण आज का प्रकाश पर्व है। और मोदी योगी की यही तो केमिस्ट्री है। मोक्षदायिनी काशी देवताओं के स्वागत में जगमगा रही है। गंगा के घाट दैवीय आभा से दमक रहे हैं। काशी के घाट दीप मालिकाओं का स्वर्णिम संसार रच रहे हैं। घाटों की काशी एक छोर से दूसरे छोर तक दीपों का तारामंडल लग रही है। गंगा के घाटों पर मनाई जा रही देव दीपावली का अद्भुत प्रकाश देवलोक का एहसास कराने के लिए काफी है। इस पौराणिक महाआयोजन के लिए काशी में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा है। गंगा के घाटों की न सिर्फ छटा अलौकिक है, बल्कि अलग अलग घाटों पर हो रहे कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देव दीपावली काशी में ही क्यों मनाई जाती है, यह सवाल आपके मन में भी उठता होगा। आइए इसका जवाब आपको बता देते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा के पहले देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। इसकी खुशी में देवतागण स्वर्ग से उतरकर काशी के घाटों पर दीपोत्सव मनाते हैं। दूसरी मान्यता यह भी है कि भगवान शंकर ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुर नाम के असुर का वध करके काशी को मुक्त कराया था, जिसके बाद देवताओं ने इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने सेनापति कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर की महाआरती की और इस पावन नगरी को दीप मालाओं से सजाया था। देव दीपावली का उल्लेख निर्णय सिंधु और स्मृति कौस्तुभी जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि काशी में इसकी शुरुआत पुरातन काल से मानी जाती है, लेकिन गुलामी के दौर में ठप होने के बाद देव दीपावली वर्ष 1986 में पूर्व काशी नरेश स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह ने पंचगंगा पर हजारा दीप जलाकर कराई थी। मगर पीएम मोदी के काशी का सांसद बनने के बाद काशी की देव दीपावली को नई भव्यता मिली। प्रधानमंत्री खुद भी देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद यह पहली देव दीपावली है और इस मौके पर काशी विश्वनाथ धाम को 80 लाख रुपए के फूलों से सजाया गया है। विशाखापट्टनम के कलाकारों ने बिना शुल्क के बाबा विश्वनाथ धाम सजाया है। इस बार 10 लाख दियों की जगमगाहट से काशी के घाटों ने रिकॉर्ड बना दिया। कुंड और सरोवरों को मिला दे तो 21 लाख दीपों की रोशनी काशी में हो रही है। देव दीपावली की भव्यता लोकार्पण समारोह से जरा भी कम नहीं है। सीएम योगी की मंशा थी कि देव दीपावली पर भव्य काशी विश्वनाथ धाम परिसर अलौकिक छटा बिखेरे। इसलिए देव दीपावली के एक दिन पहले से ही काशी के घाट वरुणा से असी तक जगमग जगमग कर रहे हैं। सीएम योगी ने बजरे पर बैठकर नमो घाट से चेत सिंह घाट तक का निरीक्षण किया। चेत सिंह घाट पर देव दीपावली के मौके पर होने वाले लेजर शो को भी देखा। मुख्यमंत्री ने विश्वनाथ धाम की तैयारियों का भी निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को एक नई आभा दी है, एक नई अर्थवत्ता दी है। इसे सीएम योगी के शब्दों में समझने की जरूरत है। काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी का विजन था, जिसे उन्होंने बहुत कम वक्त में धरती पर उतारा है। मेरी काशी के प्रति प्रधानमंत्री जी का
जो एक आत्मीयता का भाव है वो प्रत्येक काशी वासी ने तो देखा ही था, आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। हजारों वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का मिलन काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से हुआ है और सचमुच यह क्षेत्र अपने प्राचीन समय में आनंद कानन के रूप में जाना जाता था। आज वो आनंद कानन वहां पर मूर्त रूप लिया है। अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को और उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए और कैसे हमें आगे सजोना है, बाबा विश्वनाथ का ये पावन धाम उसका एक मूर्त रूप है। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊर्जावान प्रेरणादायी नेतृत्व के कारण। नरेंद्र मोदी ने 2014 में काशी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनके लिए ये स्वतः स्फूर्त प्रेरणा थी। मोदी जब पर्चा दाखिल करने काशी आए तो साफ कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन किया। पूजा के बाद मोदी बाहर निकले, तब बाबा विश्वनाथ संकरी गलियों में विराजते थे। संकरी गलियों में गंदगी अलग से होती थी। उन्होंने अपने साथ मौजूद लोगों से जो कहा, उससे काशी कॉरिडोर को लेकर उनके परोक्ष संकल्प की झलक उसी दिन से दिखने लगी थी। जब उनकी घोषणा की गई कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे होंगे, उसके बाद वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए थे। मैं भी उनके बगल में ही बैठा हुआ था। फिर वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसा सुनो कहना है कि जो विश्व का नाथ है वो ऐसी स्थिति में रह रहा है, ये बड़ी पीड़ा की बात है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में प्रधानमंत्री की रुचि कितनी थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी कमेटी और अधिकारी के जिम्मे इसे छोड़ नहीं दिया। वो आर्किटेक्ट के भी संपर्क में थे। आर्किटेक्ट के साथ लंबी चर्चा में उन्होंने बताया कैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चाहते हैं वो। विश्वनाथ धाम की सुंदरता में काशी की आध्यात्मिकता का एहसास पूरी तरह बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने काफी कुछ समझाया, बात तो काफी हुई कि ये बहुत गीच विस्तार है, बहुत तकलीफ होती है जो लोग जाते, बहुत भीड़ होती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो बताया कि मन प्रफुल्लित हो जाए, स्पिरिचुअल जर्नी सिग्निफाई करे वैसा कुछ आर्किटेक्चर करो। काशी विश्वनाथ धाम की सबसे बड़ी खूबी तो अब यह है कि श्रद्धालु गंगा के रास्ते भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। विश्वनाथ धाम का गंगा द्वार नदियों के रास्ते आने वाले भक्तों की प्रतीक्षा करता है। भक्त नावों से गंगा की सैर करते हुए विश्वनाथ धाम तक जा सकते हैं। गंगा में प्रदूषण न हो इसलिए डीजल वाली नावों की जगह अब सीएनजी ने ले ली है। घाटों के साथ ही लगे सीएनजी पंप की भी सुविधा है। विश्वनाथ धाम बनाने के लिए मुख्य मंदिर के आसपास के निर्माण को भी हटाने की जरूरत थी। इस निर्माण को भी हटाया गया। काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन्हें अपने लोगों की भी चिंता थी, लिहाजा उन्होंने प्रशासन को साफ निर्देश दिया, लोगों से विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में सहयोग मांगिए, योगदान लीजिए और उनका हक उन्हें अदा कीजिए। एक बात शुरू से उन्होंने बहुत स्पष्टता से हम लोग को कह दी, इसमें लोग सहभागी बने। उन्होंने टर्म्स यूज किया था कि कोवर्जन नहीं कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोऑर्डिनेशन। उनका बहुत ही मानवीय पहलू मैं कहना चाहूँगा कि किसी को भी डिस्प्लेस किया जाए तो प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जाए। अच्छी बात ये थी कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में आया तो किसी भी एक सिंगल रिट की भी पेंडेंसी नहीं थी और धीरे धीरे लोगों को श्रद्धा भी डेवलप होने लगी कि कहीं ना कहीं उनकी जमीन भी भगवान के चरणों में जा रही है। विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द भी प्राचीन मंदिरों की भरमार थी। इन मंदिरों की पवित्रता बरकरार रखना एक चुनौती थी। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद इन मंदिरों को भी नई साज सज्जा के साथ पुनः प्रतिष्ठित किया गया है। वो भी हम लोगों के लिए एक टास्क था, उनको बचाना है, उनका सौंदर्यीकरण करना है, रेस्टोरेशन करना है, पूरा उनको आईजीटी मतलब नए मंदिर की तरह बना के देना है। काशी कॉरिडोर की खूबसूरती को लेकर मोदी हमेशा से सचेत थे। मोदी का अपना एक सौंदर्य बोध है। ये कल्पना भी मोदी की ही थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर जितना भव्य दिन में दिखता है उतना ही भव्य रात में भी दिखना चाहिए। एक चीज उन्होंने जरूर कहा, उन्होंने कहा कि वहां मंदिर परिसर में ऐसी स्पॉटलाइट्स दीजिए, ऐसी लाइटिंग दीजिए, न केवल मंदिर दिन में खूबसूरत लगे लेकिन रात में उसकी खूबसूरती आए। अब वो दिन ही अकेले में नहीं देखता, रात में भी देखता। और ये आइडिया उनका, जो कभी 100 साल पहले काशी के घाटों से कभी गई होगी, कनाडा में जो है एक यूनिवर्सिटी में रखी थी, वो मूर्ति जो है वापस इंडिया वापस आई।
काशी की देव दीपावली प्राचीन है, पौराणिक है, मगर अब काशी विश्वनाथ धाम के साथ उसे एक नया क्षितिज मिला है। लाखों दीप मालिकाओं से जगमगाती काशी इसकी गवाह बन रही है। आज सोशल मीडिया पर चंद्र ग्रहण पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये टॉपिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। वजह यह है कि कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कल का चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण देव दीपावली पर लग रहा है और यह संयोग 10 साल के बाद आया है। इसके बाद यह संयोग 18 साल के बाद 2040 में आएगा। तो इस चंद्र ग्रहण में क्या होगा? क्या यह चंद्र ग्रहण आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा या गम लाएगा? इस चंद्र ग्रहण में भय है या फिर यह निर्भय करेगा? पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण का यह संयोग 10 साल बाद बन रहा है। देव दीपावली के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग अब 18 साल बाद यानी 2040 में बनेगा। 8 नवंबर यानी देव दीपावली के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में शाम को 4:41 पर शुरू होगा और शाम को 6:19 पर खत्म होगा। मतलब साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण 1 घंटा 38 मिनट का होगा। वैज्ञानिक मान्यताओं के मुताबिक जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ज्योतिषियों के मुताबिक साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने वाला है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सिलीगुड़ी में शाम को 4:41 पर शुरू होगा। रांची में शाम को 4:48 पर दिखाई देगा। काशी में शाम को 5:10 पर दिखेगा तो लखनऊ में शाम को 5:16 पर, चंडीगढ़ में शाम को 5:27 पर, दिल्ली में शाम को 5:28 पर और अमृतसर में शाम को 5:33 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। मतलब देश में शाम को 4:41 पर शुरू होने वाला चंद्र ग्रहण शाम को 6:19 पर खत्म हो जाएगा। लेकिन चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले इसका सूतक काल लग जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही आप इसके लिए तैयार रहें। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक का प्रभाव शुरू होता है। ग्रहण दिखाई देने पर ही सूतक मान्य होता है। अगर ग्रहण दिखाई न दे तो सूतक का कोई मतलब नहीं। सूतक का अर्थ है अशुभ या खराब वक्त। सूतक के समय कुदरत बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। मान्यता है कि सूतक में दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल जब 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक ही लाइन में आने वाली हैं, तो जब वो नज़दीक आने लगती हैं तो एक दूसरे से इंटरमिंगल होने लगती हैं। और जब ग्रहण तो एग्जैक्ट जब तीनों एक लाइन में होंगे और एक बीच से गुजरेगा तब पड़ेगा, लेकिन जब उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल करके मूव करने लगती हैं उस काल को सूतक काल कहते हैं और वो पहले से इफेक्टिव होने लगती है। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं, इसमें एक सवाल बनता है कि अगर पहले से सूतक लगा है तो ग्रहण खत्म होते ही टर्न से अलग कैसे हो जाता है मामला? ग्रहण जैसे ही एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटैच होती है तो खट से डिटैच हो जाती है। तो इसलिए ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के पहले होता। चंद्रग्रहण के सूतक को इतना प्रभावशाली माना जाता है कि सूतक शुरू हो जाने के साथ ही देश भर के सभी बड़े मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिरों के कपाट को तभी खोला जाता है जब चंद्र ग्रहण खत्म होता है। पूजा पाठ से लोग समझते हैं कि केवल भगवान को टीका लगाना, सिंदूर चढ़ाना और फल चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, भाई ये तो मूर्ति पूजा है ना। पूजा तो आप जो मंत्र पढ़ते हैं उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो मंत्र पढ़ने चाहिए, खूब पढ़ने चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए, लेकिन देव विग्रह को, देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए,
चूँकि मंदिर मूर्ति प्रधान है, मंदिर में प्रमुख वस्तु मूर्ति होती है और मंदिर के ऊपर पिरामिड के शेप में होता है और पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी को घनीभूत कर देता है। तो अब पॉजिटिव है तो घनीभूत कर देगा, निगेटिव है तो घनीभूत कर देगा। तो जो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो गई है एटमॉस्फेयर में, वो जो पिरामिड शेप है मंदिर के ऊपर का, वो गोपुर उसको एकदम उसको डेंस कर देता है, इसलिए मंदिर का कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान एक तरफ जहां चांद को देखने की उत्सुकता रहती है, वहीं लोगों के मन में कई तरह के डर भी होते हैं। ग्रहण के नाम से ही लोगों के मन में कई धारणाएं और आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं, जिनकी वजह से ये तय नहीं हो पाता कि ग्रहण के वक्त उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण पर पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं? पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाने चाहिए, रसोई से जुड़ा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें, ग्रहण में कोई काम न करें, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय सोए नहीं, चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें, ओम श्रीं श्रीं श्रों सह चंद्रमसै नमः का जाप हो, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण पर कुछ छीले नहीं, काटे नहीं, छौंके नहीं, बघारे नहीं, सुई में धागा नहीं डाले, कुछ खाएं पिए नहीं और सोए नहीं। और चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए, तो इसके लिए करने वाले के कोटे में है मंत्रों का पाठ करना चाहिए, दान करने के लिए अनाज और एक कपड़ा निकालना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप जैसा भी भविष्य में चाहते हैं तदनुकूल मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। ये मंत्र आपके लिए फलदायी सिद्ध होते हैं और मंत्रों के जाप से आप चंद्र ग्रहण की इस एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बदल देते हैं, उसको एक अवसर बना लेते हैं कुछ पाने का। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव और चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्रों का पाठ करके आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पाने का अवसर बना ले चंद्र ग्रहण को और पाने का प्रयास करें मंत्रों को पढ़कर। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि सूतक काल और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्र ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पूजा पाठ की बात कही जाती है, जरूरतमंदों को दान करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान इन उपायों को अपनाने से आपको जीवन में शुभ फल हासिल होंगे। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए और ग्रहण के दौरान निकाले गए वस्त्र और अन्न को आदरपूर्वक किसी सफाई कर्मी को रिक्वेस्ट के साथ दान करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण के सारे रेस्ट्रिक्शंस ग्रहण का मोक्ष होने के बाद समाप्त हो जाते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी धार्मिक मान्यता का सवाल है, तो देखो जब आप धर्म कहते हो ना, तो धर्म वो जो कथा कहानी वाले धर्म हैं उन धर्मों के बारे में धार्मिक मान्यता होती। सनातन धर्म तो विज्ञान है भाई, तो हमारी मान्यताएं वैज्ञानिक मान्यता है। 3 खगोलीय पिंड जो एबनॉर्मली एक सीध में आ गए हैं, उनसे जो उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो जिसका प्रभाव हमारी बॉडी पर कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है, उस प्रभाव को हम हमारी धार्मिक मान्यता आप कह सकते हैं। हम कहते हैं कि आप उस प्रभाव से बचिए, उस दौरान कुछ खाइए नहीं, पीजिए नहीं, भगवान का नाम लीजिए। यही हमारी धार्मिक मान्यता है और यही वैज्ञानिक मान्यता भी है, क्योंकि हमारा धर्म तो विशुद्ध विज्ञान है। माना जाता है कि किसी भी ग्रहण का असर पूरे 108 दिन तक रहता है। माना जा रहा है कि देव दीपावली के दिन पड़ रहे इस अद्भुत चंद्र ग्रहण का असर भी अगले कई महीनों तक रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।